डॉक्टर राजाराम सर, आखिर परंपराओं की आड़ में सरकार कब तक बच लेगी? चर्चा तो करानी ही पड़ेगी। आज कराएं, कल कराएं, अभी कराएं। आज चूंकि 16 घंटे की बात हो गई, फिर अभी सत्र में दिन भी बचे हुए हैं। आखिर अगर परंपराओं के नाम पर कब तक सरकार बच लेगी? परंपराओं के नाम पर जो सरकार अगर चर्चा से भाग भी रही है, तो क्या जनता ये नहीं देख रही है? जिस तरीके की बात अभी अनुराग ठाकुर साहब ने आज जब शुरुआत की थी, तो उन्होंने ये कहा कि ये मैंडेट इसलिए है, ये मैंडेट इसलिए है। मतलब कई सारे उन्होंने कारण बताए कि भाई जो लोग संविधान का अपमान कर रहे हैं उनके खिलाफ ये मैंडेट है। अरे, संविधान बचाने की एक बात कर रहे थे, उनको जो मैंडेट मिला है, मैंडेट आपका घटा है, उनका तो बढ़ा है। अगर वो सत्ता में नहीं भी आ पाए हैं तो भी उनकी सीटें बढ़ी हैं, आपकी नहीं बढ़ी हैं। आप आज अल्पमत में चले गए हैं। उसके बाद भी अनुराग ठाकुर साहब ने वही धन्यवाद प्रस्ताव, जिसके लिए जो मैं शुरू में चर्चा कर रहा था कि क्या वाहवाही के लिए केवल इतनी जरूरत है, केवल इसलिए जरूरत है समय सदन चल रहा है तो आप सरकार की वाहवाही कर लें। वाहवाही कराने के चक्कर में आप युवाओं को पीछे रख दें, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको किनारे कर दिया जाए। मेरा मानना यह है कि परंपराओं की बात करके कम से कम 1-2 दिन और बोरो करना चाहती है। 2 दिन तो निकल गए ऑलरेडी हंगामों में, 3 दिन। और जैसा कि सरकार के काम करने का ढंग रहा है, जब कोई बहुत बड़ा इशू आता है तो उसे डाइल्यूट करने के लिए कोई न कोई, आप देखिएगा, एक नया इशू जो कि कोई विशेष महत्व का नहीं होता है वो खड़ा कर देती है। लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और उसके लिए उसको टाइम बोरो करना होता है। तो क्योंकि परंपराओं की जहां तक बात है तो हम सब जानते हैं कि धारा 87(1) के तहत सरकार का मंत्रिमंडल ही लिखता है वो भाषण। और वही बातें जो पिछले साल 5 सालों से 10 सालों से हम बार बार आप दोहरा रहे हो कि आपकी जो नीतिगत प्राथमिकताएं हैं और क्या आपकी योजनाएं हैं, जो हर न्यूज़पेपर में आप करोड़ों रुपया विज्ञापन का देके छपा रहे हो, उससे इतर क्या है अभिभाषण में, ये मुझे बताइए। उससे इतर आखिर और क्या है अभिभाषण में? क्या होगा? ठीक है, हमारी बड़ी शालीन परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है और बिगुल बजता है और ये करते हैं, सब सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या और एक बेहतर परंपरा नहीं होती कि जब पूरे देश का नौजवान उद्वेलित है और एक पीढ़ी के भविष्य का सवाल है, तो एक और अच्छी परंपरा शुरू नहीं की जा सकती थी कि उसके ऊपर चर्चा करा दी जाती और ये संदेश दिया जाता कि देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है वो अपने युवाओं के भविष्य को लेकर कितनी चिंतित है। आखिर क्या उससे क्या बिगड़ जाता? मुझे नहीं लगता कि उससे राष्ट्रपति के अभिभाषण की कोई गरिमा घटती। एक मत से तो होना था। और अब अंततः तो आप कब तक, मतलब बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी वाली बात है। अंततः तो आपको तो समय देना ही पड़ेगा इस पे चर्चा के लिए। आप कब तक भागेंगे? कब तक नीट पे भागेंगे? कब तक अब मणिपुर पे भागेंगे? मणिपुर पे भी बात होगी, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे अब बात होगी, क्यों नहीं होगी? आप अब भाग नहीं सकते। तो मेरा मानना है कि भाई राजनाथ सिंह जी परंपराओं की दुहाई दे रहे हैं, उनकी मजबूरी समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो वरिष्ठ सदस्य हैं और वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकते, वरना वो भी इस बात को बहुत अच्छे में समझते हैं कि यह मुद्दा वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण है और इसे भाजपा यदि उस समय मौका दे देती तो मेरा मानना है कि एक पॉजिटिव संदेश जाता। और ये जो मुद्दा जो जगह जगह आप देख रहे हैं आंदोलन की स्थिति आ रही है, शायद ये इसे कंट्रोल किया जा सकता था। और ये जो अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार जो है आने वाले 5 साल लगभग इसी रवैये पे अब चलेगी। और इससे ये भी सवाल अगले जब भी मौका मिलेगा संसद में जरूर सवाल उठाया जाएगा, क्योंकि जनता देख रही है कि माइक जो है केवल राहुल गांधी का बंद होता है, खड़गे जी का बंद होता है, विपक्ष के किसी सदस्य का माइक बंद नहीं होता। ऐसा सिलेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से लोग लेके आते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी लाए हैं, ये तो किसी को समझ में आता है। आप बोलने नहीं देना चाहते लोगों को। आप अभी बता रहे थे ओम सैनी जी की इतनी टोका टोकी करते हैं वो कि बात ही न हो। तो भाई पंचायत इसलिए है कि ये करोड़ों रुपया जनता का खर्चा करके जो संसद चलती है, इसलिए चलती है कि हमारे मुद्दों पे वहां पे सार्थक बहस हो। आप बहस ही नहीं होने देना चाहते तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, आप हमारे जो अधिकार है उस पे उसका हनन कर रहे हैं। और जो डॉक्टर पुष्पराज जी ने बताया, अगर वो बात सच है
जो उन्होंने बताया तो पूरे देश के रोंगटे खड़े होने वाली बात है। धारा 152 की बात जो कही, और यह अगर है तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वो आज की तारीख में। जिस तरह से 3 कृषि कानून लेके आए थे आनन फानन में, वही हमें चिंता हुई थी, और उसी 5 जून 2020 को उन्होंने लाए थे। आंदोलन तो 8 महीने बाद खड़ा हुआ, लेकिन उसके 28 घंटे के अंदर मैंने लिखा था पढ़ के ये तीनों कानूनों में क्या क्या खामियां हैं। और उस समय जब मैंने देखा कि किसानों की जमीन नीलाम हो जाएगी, ये तो राजस्व की वसूली की तरह इसमें प्रावधान है कि जो घाटा होगा तो कंपनी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसान की जमीन चली जाएगी। जो लोग बोलते थे ना कि इसमें काला क्या है, मैंने 28 मिनट का मेरा वीडियो है, किसी भाजपा के प्रवक्ता ने, किसी इकोनॉमिस्ट ने, किसी विधि विशेषज्ञ ने उन पॉइंट्स पे मुझसे चर्चा करने की जहमत नहीं उठाई। मेरी खुली चुनौती थी, आज भी घूम रहा है वो वीडियो, आप देख सकते हैं तीनों कानूनों में काला क्या है, मैंने बताया था। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 3 कानून आनन फानन में लाए हैं, अगर ये हमारी स्वतंत्रता को बाधित करते हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल इस देश के लिए है आज के दिन, आज की तारीख में। मेरा मानना है नीट तो है ही, लेकिन नीट के साथ में ये भी नहीं चले जाना चाहिए। मेरा मानना है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये तो मैनेजमेंट की थ्योरी है, लेकिन साथ में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं इसके बारे में और अध्ययन किया जाना चाहिए। जो विधि विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस और विपक्ष को, इंडिया को तत्काल एक टीम बनानी चाहिए जो अध्ययन करे बिंदुवार, कहाँ कहाँ हमारे मूल अधिकार बाधित हो रहे हैं, इन चीजों को जी। सामने लाए, जनता से मैंडेट ले इसको लेके, न हो तो जनमत सर्वे करवाए। ये सब जरूरी है, विपक्ष इसीलिए होता है। मैं इन तीनों कानूनों को लेके वास्तव में पुष्पराग जी के खुलासे से बहुत चिंतित हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से चाहूंगा इस पे अलग से एक बैठक हो, एक जी, अलग से निश्चित चर्चा निश्चित करवाएं, निश्चित। चर्चा बहुत करवाएं। बहुत जल्द, और यह हो सकता है आज ही अभी उस पर कोई ना कोई चर्चा विस्तार पूर्वक, और देश के कुछ अच्छे वकीलों के साथ जो हाँ है जी बैठ हाँ, करके उन्हें जोड़ा जाए, विधि विशेषज्ञों को जोड़ा जाए। हम केवल अनुमानों पे बात न करें, और फैक्ट जी। फाइंड करें और सामने रखें जनता के सामने। यही हम लोगों की जिम्मेदारी भी है, और ये हमें करना चाहिए। ये हम पक्ष विपक्ष, कांग्रेस भाजपा से परे जाके, हमें आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा देश दे रहे हैं, किस हवा में वो सांस लेंगे, कितनी आजादी होगी, इसको निर्णय लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला है। हमको, आपको, हम सबको तय करना है। डॉक्टर राजाराम सर, जो कल मन की बात हुई, मान लीजिए कल भाई मन की बात का 111वां एपिसोड आ गया, नीट के मामले को लेकर के पिछले कुछ समय से लगातार छात्र, जैसा अभी आप भी कह रहे थे, आंदोलन रहे हैं, छात्रों के लिए एक बड़ी समस्या है, उनके परिवारों के लिए बड़ी समस्या है। मन की बात में वो टॉपिक नहीं आया, देश दुनिया के बाकी तमाम टॉपिक आ गए, छतरी से लेकर के और तमाम सारी चीजों का प्रमोशन भी हो गया। ओलंपिक में जो टीम जाने वाली है उसको बधाई भी दे दी गई, उसको शुभकामनाएं दे दी गई, भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दे दी गई, लेकिन मन की बात कहीं नहीं आई। युवाओं की बात हुई, लेकिन मन की बात में नीट की बात नहीं आई। क्या नीट में जो छात्र बैठे थे, जो परीक्षार्थी थे, वो युवाओं की श्रेणी में नहीं आते हैं? आखिर मन की बात में तो कम से कम प्रधानमंत्री को वहां किसी से सवाल जवाब तो नहीं करना था, वहां किसी को जवाब तो देना नहीं था कि अगर हम बोलेंगे तो उस पर कोई सवाल कर देगा, तो वहां तो कम से कम इस टॉपिक को टच कर सकते थे। क्या ये किया जाना जरूरी नहीं था? राय साहब, जरूरी तो था। अब जब प्रधानमंत्री जी छात्रों से रूबरू होते हैं, अपने मन की बात उन्हें बताते हैं, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के टिप्स भी बताते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन जब इतना बड़ा घोटाला होता है, जब युवाओं के भविष्य पे प्रश्नचिन्ह लग जाता है, तो आदमी, जितने युवा हैं और उनके परिवार वाले सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी उनके इस तकलीफ के साथ में हैं और उनको न्याय दिलाएंगे। ये 2 बातें अगर प्रधानमंत्री जी कह देते, तो मेरे ख्याल से ये मामला जो है, अच्छा, तूल पकड़ लेता कि भाई हम एक हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर सब कुछ इसे ठीक करेंगे। पहले चरण पे हम जांच करेंगे और ये करेंगे, दूसरे चरण में ये करेंगे, फिर परीक्षा कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, जो भी कराएंगे। ये ऐसा नहीं है कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि मन की बात में जब आप केवल अपने मन की पसंदीदा बातें करेंगे और चयनित चीजों पे ही बात करेंगे, तो फिर वो तो आपकी इच्छा है, चाहे आप जिससे कहिए। आपके लिए तो फिर पुलाव में कंकड़ है नीट की का ये, और क्यों आप इसमें चर्चा करेंगे भला। और सवाल ये भी है कि ये जो परीक्षाओं में घोटाला, ये साधारण बात नहीं है। भाजपा का 15 साल तक शासन था, अब 20वां साल जा रहा है मध्य प्रदेश में। 2013 का घोटाला आपको ख्याल होगा, 1995-93 से चालू हुआ। 2013 वाला घोटाले में कितनी मौतें हो गई है, वो चंद्रकांता संतति की तरह
उसके जो गवाह हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, जिनके पास पुख्ता जानकारियां हैं, वो कोई सड़क दुर्घटना में मर रहा है, कोई अचानक किसी अज्ञात व्यापारी से बीमारी से मर जा रहा है, कोई सफर में मर रहा है। लगातार लोग मरते जा रहे हैं और आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ, जबकि उसके तार तत्कालीन मुख्यमंत्री के निवास तक पहुंचे थे। तो वो खुलासा नहीं हुआ। तो कोटा में जिस तरह से लोगों को मतलब लग रहा है कि भाई जिस तरह से कोटा जो है डॉक्टर इंजीनियर अव्वल दर्जे का आईआईएम और डॉक्टर इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री बनी हुई है, और जिस तरह से व्यावसायिक प्रतियोगिता वहां पर है, गला काट प्रतियोगिता है, और जिस हर हाल में अपने बच्चों को आगे रखने की प्रतियोगिता है, उसके तहत सारे इथिक्स खत्म हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां के जो सबसे बड़े, भाई आप जानते हैं हमारे लोकतंत्र में वहां के सांसद के बिना पत्ता नहीं हिलता उस क्षेत्र में, और इतने बड़े बड़े जो उद्योग फल फूल रहे हैं तो बिना इनके आशीर्वाद के नहीं फल फूल रहे हैं। ये बिल्कुल मतलब दो धन दो बराबर चार की तरह, आईने की तरफ साफ है। और ये इस परीक्षा में अगर धांधलियां में इनका कहीं हाथ आता है तो मेरे ख्याल से इन्हें सबसे पहले निलंबित करना पड़ेगा मोदी जी को। तो इसीलिए इस जांच से बचा जा रहा है, इस पे चर्चा से बचा जा रहा है, और मुझे लगता है विपक्ष के पास निश्चित रूप से कुछ पुख्ता जानकारियां हैं, इसलिए वो तत्काल चर्चा कराए जाने पे उतारू है। क्योंकि जो अपराध से संबंधित साक्ष्य है, और हर अपराधी या चूंकि जहां अपराधियों के बहुत बड़ा गुट या बहुत बड़ा यहाँ पे तो गैंग काम करता है, कोई एक दो अपराधी की बात नहीं है, और ये राजनीतिक संरक्षण भी इनको रहता है, तो इनको थोड़ा भी मौका मिलेगा तो साक्ष्यों को गायब कर दिए जाएंगे, संबंधित लोग गायब हो जाएंगे, जैसा कि हमने व्यापम का मैंने उदाहरण ही दिया। तो इस कारण से इस पे चर्चा कराया जाना बेहद जरूरी है, और जल्द से जल्द चर्चा कराया जाना चाहिए। स्पेशल टास्क फोर्स से जांच होनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए दोषी लोगों को कि ताकि आगे से कोई पेपर लीक कराने की कोशिश न करे।